गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे इंडियन इकोनॉमी। यह वीडियो बहुत ही बड़ा होगा, अतः आशा करते हैं कि ध्यानपूर्वक देखिए और इस इकोनॉमी की वीडियो से आपको आने वाले एग्जाम में इकोनॉमिक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक्स हो या वर्तमान में जो करेंट अफेयर्स से भी संबंधित हो, वह आपका सही हो जाएगा। और यह NCERT सार संग्रह बुक है, उसी में दिया हुआ है। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी का शब्द क्या है कि यह आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में है। बस अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, तो वह व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थव्यवस्था यानी मैक्रो की बात हो रही है, तो समष्टि अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? याद कर लीजिए, जॉन मेनार्ड कीन्स को। जॉन मेनार्ड कीन्स को कहा गया। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो यह भी विकासशील अर्थव्यवस्था है, यानी डेवलपिंग इकोनॉमी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी। ये तो सबसे आप लोग वाकिफ ही होंगे। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित यानी अर्थव्यवस्था मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी है भारत की अर्थव्यवस्था, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट एवं समाजवादी यानी सोशलिस्ट दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती है। कहाँ? भारत में। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संरचना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना तो यह जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से प्रेरित थी। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? कि आयात निर्यात गतिविधियां न होना, यानी न हम किसी से आयात करेंगे न किसी को हम कोई अपना सामान देंगे। इसका उदाहरण कह सकते हैं कुछ हद तक उत्तर कोरिया की इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या क्या होते हैं? एक होता है प्राथमिक सेक्टर, दूसरा होता है द्वितीयक सेक्टर, तीसरा होता है तृतीयक सेक्टर। सिंपल, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। यह नहीं पूछेगा, पूछता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। देख लीजिए, मुख्य रूप से प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक सेक्टर में आपको कृषि एवं एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एलाइड यानी कृषि से संबंधित गतिविधियां जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन और उत्खनन, ये दोनों आता है प्राइमरी सेक्टर में। और द्वितीय क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र, इसमें क्या होगा? निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, यह सेकेंडरी सेक्टर का क्षेत्र है। और टर्सरी सेक्टर में सेवा क्षेत्र मुख्य रूप से जैसे परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण, सामुदायिक सेवाएं, ये सब टर्सरी सेक्टर में आएगा। आगे देखिए, वर्ष 2011-19 के मध्य कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में से किस क्षेत्र की वृद्धि दर निरंतर बढ़ी है, लगातार बढ़ ही रहा है? तो वह है सेवा क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्थाओं को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो यह उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्थाएं, तो वह होगा पंचम क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे नीति आयोग कह लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे संस्था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इकोनॉमी के क्षेत्र में फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज 1969 में दिया गया था। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति तो अमर्त्य सेन हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्हें यह पुरस्कार 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण यानी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन हेतु दिया गया है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। कहाँ? तो
विकसित अर्थव्यवस्था की बात है, विकासशील में नहीं, यहाँ तो मिनिमम माना जाएगा। अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसमें किया गया था? तो एडम स्मिथ ने किए थे अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास यानी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक किसे माना जाता है? इसके जनक हैं कार्ल मार्क्स। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। किसको कहा गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, तो वर्तमान में चीन ये तो अमेरिका को भी क्रॉस कर गया है। तो अभी लेकिन पहले क्या था, जो लोग याद करते आए हैं कि अमेरिका 1 नंबर था, और भारत की स्थिति अभी वर्तमान में 5वें नंबर से फिर घटकर अब 6ठे नंबर पर आ गई हैं। वे अर्थव्यवस्थाएं जिनका विश्व के अन्य देशों के साथ कोई व्यापारिक संपर्क न हो, वे बंद अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। क्लियर हो गया? आगे देखिए, आर्थिक समृद्धि एवं विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव चेंज ही आर्थिक समृद्धि है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ है। ग्रोथ मतलब मात्रा, साइज मैटर कर रहा है, बस यही। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? तो वही आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ है। इसमें प्रति व्यक्ति का जो समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि दर्शाती है। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आर्थिक समृद्धि के में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? तो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है? तो वर्ष 2006-07 में लगभग 10% थी, 9.6%। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना, यानी कहीं हमको 100 रुपया का कोई सामान बनाना है, अगर इसके में हमको 99 रुपया, कहीं 100 रुपया या इससे ज़्यादा ही लग जाएगा, तो वहाँ पर कोई क्यों बनाएगा? और जहाँ पर 100 रुपये का सामान बनाने में उसको 90 रुपया लग रहा है, 95 रुपया लग रहा है, तो वह कंपनी या कारखाना उसी जगह पर उसी को प्रीफरेंस देगा, और मौका मिले तो वहीं पर अपना प्लांट बैठा देगा। एशियाई विकास बैंक एडीबी के अनुसार वर्ष 2019 में भारत की समृद्धि दर कितनी थी? तो 6.5% एडीबी के हिसाब से। अब तो यह माइनस में चला गया है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक एवं यानी क्वांटिटेटिव एवं गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव परिवर्तनों को आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य भी निहित होते हैं। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ संकेतक हैं, इंडिकेटर जैसे मानव पूंजी में वृद्धि होगा, असमानता में कमी आएगी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होंगे। ये सब और हो रहा है, इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने या होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही थी? 2006 और 7 की बात है, 2006-7। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही थी? तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात है। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? 7.8%। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो वह आर्थिक विकास दर है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQIL याद कर लीजिए। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यानी PQLI का प्रतिपादन किया था तो मॉरिस डी मोरिस द्वारा 1976 में। मॉरिस वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम यानी बेसिक नीड्स अप्रोच दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यह है आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम का जो प्रतिपादन था, यह विश्व बैंक के द्वारा किया गया।
आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि यानी ट्रिपल पी की बात हो रही है का प्रतिपादन किसने किया था? तो जी आर कैसेल ने। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समानता यानी परचेजिंग पावर पायरिटी इंडेक्स ट्रिपल पी के आधार पर चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम यानी आईसीपी के अनुसार ट्रिपल पी के आधार पर विश्व जीडीपी में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत रही थी? 6.7%। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव यानी सैंपल विलेज से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है? तो सैंपल विलेज में क्या क्या इकट्ठा किया जाएगा? आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को प्रस्तुत किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा। और संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक यानी HDI किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महबूब उल हक द्वारा। याद कर लीजिए, महबूब उल हक, यह बांग्लादेश के थे। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक तो जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। यह HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 घटक हैं: जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। जीवन प्रत्याशा सूचकांक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स LEI की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्याशा 20 वर्ष ली जाती है। मानव विकास रिपोर्ट 2019 में किस देश का स्थान प्रथम है? ये नॉर्वे का है। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का भी आर्थिक विकास होना चाहिए। उस तरह का अवसर छोड़कर जाना है, ऐसा नहीं कि खुद यूज कर लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न छोड़ कर गए। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 129वां था 2019 में, तो 2020 में कमेंट कीजिएगा। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में उत्पादित अंतिम वस्तुओं यानी गुड्स एंड सेवाओं यानी सेवा मतलब जानते ही हैं सर्विस के मौद्रिक, उसका पैसा में कन्वर्ट कर दीजिए, मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। वह क्या है? तो वही राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, यानी अपने देश में जो विदेशी होगा उसको हम लोग घटा लेंगे और विदेश से जो इनकम होगा उसको जोड़ लेंगे। अगर विदेश से ज़्यादा पैसा आ रहा है और देश से कम जा रहा है तो यह पॉजिटिव होगा। अगर विदेश से ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है और बाहर से कम पैसा आ रहा है तो यह निगेटिव हो जाएगा। तो घरेलू आय से तब छोटा हो जाएगा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। साइमन कुजनेट्स वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है? यानी भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जहाँ पर सबसे अधिक बचत होता है? सिंपल याद कर लीजिए, घरेलू क्षेत्र। भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का, फिजिकल एसेट्स का है। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार की बात है, बिहार बॉटम पर है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1863 में किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वह गोवा है। और भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, याद कर लीजिए। राष्ट्रीय आय समंको नेशनल इनकम स्कोर का आकलन तो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय कर नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। उसका नाम क्या था, याद कर लीजिए, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है, तो कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा। एक खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, राष्ट्रीय आय मतलब क्या होगा, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यही कहेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर क्या होगा, यहाँ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें C बराबर क्या कहेंगे हम लोग, C यानी उपभोग, कंज्यूम। सकल निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। सरकारी व्यय यानी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया खर्च, गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट, प्लस निर्यात, कितना निर्यात कर दिए और उसमें से आयात को घटा लेंगे। इसका जो टोटल बैलेंस बचेगा, अगर यह पॉजिटिव है तो जुड़ेगा, निगेटिव है तो घट जाएगा। यही सकल घरेलू उत्पाद है, जहाँ C फॉर कंजम्पशन, I फॉर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, X फॉर एक्सपोर्ट एंड M फॉर इम्पोर्ट। यही क्या है, सकल घरेलू उत्पाद यानी उपभोग यानी C प्लस सकल निवेश यानी I प्लस सरकारी व्यय यानी गवर्नमेंट एक्सपेंड यानी G प्लस ब्रैकेट में X यानी इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो भारत है, लेकिन वर्तमान में फिर ये 6ठे नंबर पर चला गया है। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग नॉमिनल GDP। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल करने पर नॉमिनल GDP। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर से। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत यानी डोमेस्टिक सेविंग की औसत दर कितनी आकलित की गई है, तो 30 से 40%। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी GNP का क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1950 में। कब, 1950 की बात है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी, C रंगराजन समिति का नाम याद कर लीजिए, C रंगराजन समिति। GDP आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया है अब, तो 2011-12। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2017-18 करने का प्रस्ताव है। तो CSO मतलब क्या हो गया, यहाँ देख लीजिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, इन सबको मिलाकर क्या हो गया है अब, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ही सबसे कुछ है, बाकी सबका नाम मिटा दिया गया है। यहाँ देखिए, PC महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमी प्लानिंग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों यानी प्रोग्राम्स एवं नीतियों का भी निर्धारण करता है। आर्थिक नियोजन इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान, ये सब आर्थिक नियोजन के ही उदाहरण हैं। तो भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी, सर M विश्वेश्वरैया ने सबसे पहले 1934 में। और आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी, तो सर M विश्वेश्वरैया ने।
वर्ष 1900 यहाँ देखिए वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी या किया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। विकास का भारतीय मॉडल किसका? तो विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को। राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्रोग्रामिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। याद कर लीजिए 6 अगस्त 1952 को। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 1951 से लागू है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर योजना। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई थी? तो प्रथम योजना के अंतर्गत ही की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास। देश में समाजवादी समाज यानी सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? पीसी महालनोबिस को। भारत में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान किस अवधि में प्रभावी थी? 1978 से 80 यानी जनता पार्टी के सरकार के समय। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात है। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़ावाला को जाता है। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो DR गाडगिल मॉडल पर। आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग के युग की प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय यानी ग्रॉस नेशनल इनकम में कृषि का हिस्सा क्या हुआ? तो निरंतर कम होता जा रहा है परसेंट वाइज। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम यानी डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था? यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात है। भारत में स्वपोषित विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात है। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आगत निर्गत मॉडल पर। कौन? तो छठी आगत निर्गत मॉडल। और गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात है। सामाजिक न्याय और समता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो यह 1975 की बात है। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टि पत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय रणनीति यानी स्ट्रेटेजी प्लान बनाएंगे, 3 वर्षीय कार्य योजना यानी एक्शन एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया है। 7 वर्षीय पंचवर्षीय योजनाओं में IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई है? कि संपूर्ण परिवार के अंगीकरण का नीति है इनका। भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट का विषय बनाया गया है। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हैं और उनका कुछ उद्देश्य देख लेते हैं। प्रथम योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण, यह इनका लक्ष्य था। इसलिए कहा जाता है इन सब काल को यह सिद्धांतवादी था। द्वितीय की योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक इसका कार्यकाल है।
इसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो गया, भारी उद्योगों का विकास हुआ। तीसरी योजना 1961 से 1966, खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता इनका लक्ष्य था। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना भी लक्ष्य था। असमानता में कमी लाना लक्ष्य था। लेकिन हुआ क्या? हुआ अपोजिट। जिससे इतना हो गया कि पैसा खत्म तो नया योजना ला नहीं सकते थे। तब क्या किए? 3 एक वर्षीय योजनाएं लाया गया, जिसको कहा गया है अनवरत योजना। इसको कहते हैं हम लोग प्लान हॉलीडे। तो 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक लागू थी। चौथी योजना 1 अप्रैल, उसके बाद में 3 ये हो गया आपका प्लान हॉलीडेज। उसके बाद चौथी योजना कब आया? 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। इसमें विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता, सामाजिक समानता स्थापित करना था। पाँचवीं, ये 1974 से 1979 तक लाया गया था इंदिरा गांधी के समय। लेकिन जब इंदिरा गांधी वोट हार जाएंगी तो इसको 78 में ही पहले ही इसको स्क्रैप कर दिया गया। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों का, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, याद कर लीजिए कब का है? तो 5वीं योजना से लागू है। और उसके बाद जनता पार्टी के समय क्या आया? तो वार्षिक योजना, इसको कहते हैं अनवरत योजना या रोलिंग प्लान, जो 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक एक्टिव रहा। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी तो न आ सके, लेकिन कौन आएगा उसके बाद? तो राजीव गांधी का समय आएगा। तो यहाँ देखिए, लेकिन पहले तो इंदिरा गांधी है ना 80 में। तो यहाँ देखिए छठी योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक का इसका समय था। निर्धनता का उन्मूलन करना लक्ष्य है, असमानता में कमी लाना, आर्थिक संरचना का विकास करना। फिर 7वीं योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक, रोजगार के नए अवसर सृजित किया गया, कोशिश था। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना यह भी लक्ष्य था। इसके बाद क्या होगा? देश में उठापटक, पैसा फिर खत्म, तो 2 एक वर्षीय योजनाएं लागू की गई, 1 अप्रैल 90 से 31 मार्च 1992 तक। उसके बाद 8वीं योजना अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। इसमें लक्ष्य क्या था? शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, आधारित संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना, यानी आधारभूत सुविधाओं में विकास करना लक्ष्य था। और उसके बाद में 9वीं, तो 9वीं का समय है 97 से 2002 तक। इसमें कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। 10वीं योजना 2002 से 2007 तक, उपभोग के स्तर में वृद्धि करेंगे भाई, कि आप पैसा देंगे लोग, सरकार लोगों को कि भाई किनो कुछ। स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना लक्ष्य था। समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना, यह भी इनका लक्ष्य था। 11वीं में क्या लक्ष्य था? जो 7 से 12 तक चला, बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है। शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, द्वितीयक हरित क्रांति के लिए रणनीति, उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना और पर्यावरण का संरक्षण करना। 11वीं की बात है। 12वीं में, यह 12वीं अंतिम पंचवर्षीय योजना साबित हुई। यह अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक लास्ट डेट था इसका। इसमें तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास, सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि इसका उद्देश्य था। यहाँ देखिए, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो यह 7वीं थी। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया है? तो वह है 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लगाया गया है? तो 3 बार। पहली बार 1966 में, दूसरा जनता पार्टी के समय और तीसरा 90 से 92 के समय। महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना से। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई थी? तो यह 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्रतर एवं समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्रतर, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास इनका लक्ष्य था।
छठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1982 में नाबार्ड तथा एक्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना की गई थी। अब हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहार हो जिसमें ऋण भी सम्मिलित है वो पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम को के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है उसे मुद्रा यानी मनी कहते हैं। सिंपल, यानी कोई वस्तु क्या है जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहार जिसमें ऋण भी शामिल है, ऋण भी मुद्रा ना है, को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है वह मनी है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1862 में। किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य यानी फेस वैल्यू के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? वह धातु मुद्रा यानी सोना चांदी का मुद्रा होगा। तो विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति क्विक माइग्रेशन ट्रेंड होती है क्या कहलाती है? हॉट मनी, गर्म मुद्रा। स्मार्ट मनी क्या प्लास्टिक मनी या होगा या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? याद कर लीजिए इनका नाम, सातोशी नाकामोतो ने किया था, सातोशी नाकामोतो। भारतीय रुपया वर्ष 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। इसके बाद दाशमिक मुद्रा प्रणाली आई यानी डेसिमल करेंसी सिस्टम और 1 रुपये को 100 सामान्य पैसों में बांटा गया। आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहेंगे प्रमाणिक मुद्रा, स्टैंडर्ड मनी है। विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एसडीआर उदाहरण है कृत्रिम मुद्रा यानी आर्टिफिशियल मनी का है और इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो IMF में होता है। किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी से तात्पर्य है? किस प्रकार की मुद्रा हार्ड करेंसी? तो यह जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, जैसे कि डॉलर। मुद्रा पूर्ति की माप यानी मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई कैसे करते हैं? यहाँ देखिए मुद्रा 4 प्रकार का होगा, M1, M2, M3, M4। M यानी मनी, तो मनी 1, मनी 2, मनी 3, मनी 4। जिसमें सबसे तरल कौन होगा? तो M1 होगा। यहाँ देखिए M1 यानी क्या? तो लोगों के पास कैश मुद्रा व सिक्के प्लस बैंकों के पास नगद जमा, उनके पास कई पैसा जो कैश जमा है वह, प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं यानी संकीर्ण मुद्रा है। अन्य जमाएं यानी कि जो विदेशी मुद्रा हो सकता है, स्वर्ण हो सकता है, वह सब आपका क्या है? तो M1 है। अब M2 क्या होगा? M2 में M1 वाला पूरा प्लस डाकघरों में मांग जमा, डाकघर में जो पैसा मांग जमा है उसको भी हम लोग कहेंगे कि चलो भाई यह भी अब M2 मनी हो गया। M3 M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा यानी रेकरिंग अकाउंट अथवा समय जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। और M4 में जो M3 है इसको सब मिला लेंगे यानी M1 यानी लोगों के पास कैश पैसा, बैंक के पास कैश पैसा और रिजर्व बैंक के पास में रुपया के साथ ही अन्य पैसा यानी कि विदेशी मुद्रा हो सकता है या स्वर्ण। फिर और M3 में कौन कौन आता है? बैंकों के पास सावधि यानी रेकरिंग अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट, प्लस डाकघरों में कुल जमा यानी उसका जो मांग अथवा सावधि जमा। सिंपल, जितना पैसा बैंक डाकघर का है सब तो सब हो गया M4। और इसीलिए तरलता की दृष्टि से M1 सबसे तरल है, इसको जब चाहिए तो पैसा पॉकेट में है खर्चा कर दीजिए। उससे कम तरल M2, फिर कम तरल M3 और सबसे कम तरल M4 है। M4 यानी कि टोटल जो पैसा है वही M4 है। भारत में मुद्रा गुणक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आरक्षित मुद्रा के रूप में। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र किसके उदाहरण है? ये सब ऑप्शनल मनी है, ऐच्छिक मुद्रा, लीगल टेंडर नहीं है। मुद्रा प्रसार यानी करेंसी एक्सपेंशन से क्या तात्पर्य है? कि अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना। जो करेंसी का एक्सपेंशन होगा यानी मार्केट में रुपया ज़्यादा हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है, दाम बढ़ जाएगा, प्राइस हाई होगा। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि ऑन करेंसी नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। वर्ष 2020 तक एक वैश्विक डिजिटल करेंसी लिब्रा तथा एक डिजिटल वॉलेट कैलिब्रा जारी करने की घोषणा किसने की थी? फेसबुक ने।
भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। ऐसा संस्थान जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार हो उसको क्या कहेंगे? बैंक कहेंगे। बैंकों और इसी तरह के संस्थानों की व्यावसायिक गतिविधियां बैंकिंग कहलाती है। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ था? नीदरलैंड में 1609 में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1935 में। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? याद कर लीजिए, चेम्बरलिन आयोग। 1914 की बात है, चेम्बरलिन आयोग। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921 में। भारत में विदेशी विनिमय संचय यानी एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन रेगुलेशंस का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है? 10,000। अभी तक यह 2,000 का नोट छापती है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास हैं। यह 25वें हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मां कहा जाता है? तो वह कौन है केंद्रीय बैंकों की मां? बैंक ऑफ इंग्लैंड। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ रुपए का एक संक्षिप्त कोष रखेगी, जिसमें 115 करोड़ रुपए का उसको सोना रखना होगा और 85 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होना आवश्यक है। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में। भारत का प्रथम निजी बैंक कौन सा था? इलाहाबाद बैंक। वाणिज्य पत्र किसके लिए साख का स्रोत है? तो यह निगम उद्योग के लिए साख का स्रोत है। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो बैंकों की वित्तीय सुधार से। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्तीय संस्था यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई थी? तो YH मालेगांव समिति। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं YH मालेगांव समिति, याद कर लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि है 1 जुलाई से 30 जून तक। यह एक वर्ष है, 1 जुलाई से लेकर 30 जून। आरबीआई ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई जून में परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीनों की अवधि का होगा और उसके पश्चात लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के होंगे। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से क्या तात्पर्य है? कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्गों को ऋण देना, यही प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग है। वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जिस समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? रघुराम राजन। वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक है यानी सिंबल है। कैसा? ऐसा ही ना है, ये तो डॉलर हो गया, सॉरी ये तो यूरो हो गया। भारतीय मुद्रा है र, ऐसा है। और इसका चिन्ह है र और आर की तरह है और डॉक्टर डी उदय कुमार द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना में सुधारों से है। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? ग्रामीण परिवारों को तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक की बात हो रही है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC किससे संबंधित है? तो यह उपयोग और निवेश साख से है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, याद कर लीजिए, मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 मुद्रणालय हैं यानी प्रेस कहाँ कहाँ? देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, साल्बोनी पश्चिम बंगाल में है। भारत का केंद्रीय बैंक यानी बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो इसको आरबीआई को कहते हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना
किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? भारतीय स्टेट बैंक। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 19 नवंबर 2013 को, और कहाँ? तो मुंबई में। भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की थी? तो भारतीय स्टेट बैंक। निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है? एक्सिस बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के वर्तमान में 12 बैंक है। कौन कौन? भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, यूको बैंक, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक और केनरा बैंक। विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक है। स्वेरिजेस रिक्स बैंक है, जिसकी स्थापना 1668 ईस्वी में कहाँ? तो स्वीडन में की गई थी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार एवं वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 29 जुलाई 1969 तथा 15 अप्रैल 1980 को क्रमशः 6 बड़े बैंकों को व्यावसायिक बैंकों यानी क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, सरकारी बना दिया गया था। किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? केरल, कोच्चि में। लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सीडीबी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया था? बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा 1959 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना में केंद्र सरकार का 50% हिस्सा होगा, राज्य का 15% और जो वहाँ का लीड बैंक होगा यानी प्रायोजित बैंक उसका 35% पूंजी उसमें लगा रहता है। भारत के उन राज्यों में जहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है तो कहाँ ना है? सिक्किम और गोवा में है। भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम यानी मोबाइल एटीएम सेवा की शुरुआत की है? वह है ICICI बैंक। लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? नायक समिति, वर्ष 1993। नायक समिति, वर्ष 1993। क्या काम था इनका? लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए। भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्जीवित करता है? यह रिफाइनेंस करता है। किसको? तो अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को। नाबार्ड का मुख्यालय तो यह मुंबई में है। बैंकों की पूंजी पर्याप्तता यानी कैपिटल एडुकेसी के मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेसल मानक, बेसल नॉर्म्स। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का लेखा जोखा कौन रखता है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक रखता है। स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना, यही स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है यानी उद्देश्य है। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता यानी MCA यानी मिनिमम कैपिटल एडुकेसी का प्रावधान किया गया है? नरसिम्हन समिति। सहकारी साख समिति यानी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का ढांचा कैसा है? तो त्रिस्तरीय होता है। गैर निष्पादन परिसंपत्ति यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA से संबंधित विवाद के निस्तारण के उद्देश्य से वर्ष 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई थी? उसका नाम था DRT, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी ऋण वसूली प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 1993 में। कर्ज को लौटाने में असमर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? उसको कहा जाता है विलफुल डिफॉल्टर यानी इरादतन चूक करता, न देंगे लोन वापस क्या कर लोगे वाली बात है। केरल देश का प्रथम राज्य है जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश का प्रथम गांव है जहां प्रत्येक रविवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया जाता है।
मैंने परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित, यानी कम से कम एक बैंक का खाता एक परिवार के लोग खोलेगा उसमें। देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक किन परिस्थितियों के बदले में मुद्रा निर्गमन करता है। तो यह स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले में। वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? झाग, पंजाब में। झाग कहाँ है? पंजाब में है। बैंकों की जमा राशियाँ बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जमा राशि अधिक है तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर की गई थी? एडी गोरावाला समिति। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना एडी गोरावाला समिति 1952। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? देश में पत्र मुद्रा यानी पेपर करेंसी का निर्गमन करना। असंगठित क्षेत्र की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? स्वयं सहायता समूह चलाया गया। गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन यानी सेवा ACWA और केरल में कुटुम्बश्री जैसे स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण तथा उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। शिवरमन सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना यानी नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आगे देखिए मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति यानी इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मुद्रास्फीति यानी महंगाई और मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है? RBI। ना देखिए वह स्थिति जब निश्चित समयावधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में समान स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है तो उसे ही मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो गया और वस्तु की आपूर्ति में कमी हो गया तो क्या होगा? परिणाम स्वरूप वस्तु की कीमत में वृद्धि होगा, यही मुद्रास्फीति है। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन जारी करता है? यह श्रम ब्यूरो जारी करता है। याद कर लीजिए औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक तो श्रम ब्यूरो जारी करता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। फिलिप वक्र क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को कौन दर्शाता है? उसको कहते हैं हम लोग फिलिप वक्र। अप्रैल 2014 से पहले थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारतीय मौद्रिक नीतियों का निर्धारण मानक था। उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के पश्चात इसे बदलकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कर दिया गया था। वाणिज्य बैंक यानी कमर्शियल बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? यह सावधिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR के माध्यम से क्या करेगा? तो यह सरकार को उधार देता है। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? सावधिक जमा यानी फिक्स डिपॉजिट का है। यहाँ देखिए प्रमुख समूह है, वस्तुओं की संख्या है और यहाँ पर भारांश दिया गया है। प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन एवं ऊर्जा, विनिर्मित उत्पाद और कुल वस्तुएं। और यहाँ पर यहाँ देखेंगे तो प्राथमिक वस्तुएं पहले 102 थी जो 11-12 में 117 हो गया। ईंधन और ऊर्जा पहले 19 था, इसको 16 घटा दिया गया। विनिर्मित वस्तुएं पहले 555 थी तो 564 है, यानी कुल वस्तुएं पहले 676 थी तो वो अब 697 है। और भारांश पहले प्राथमिक वस्तुओं का भारांश 20% था, अब बढ़ के 22.62% है। और विनिर्मित वस्तुओं का उत्पाद का पहले परसेंटेज 64.97 यानी 65% था जो अब 64% है। और ईंधन और ऊर्जा का परसेंटेज भी पहले से घटा है, पहले 15% था वो अब 14% है। वह स्थिति जब मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे लोग स्टैगफ्लेशन या स्क्यूफ्लेशन। मुद्रास्फीति एवं मंदी
कि एक साथ उपस्थिति और सॉरी वह स्थिति जब मुद्रास्फीति महंगाई भी है और मुद्रा संकुचन मुद्रा घट भी रहा है, डिप्लीट भी कर रहा है कि अवस्था को तो स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। स्क्यूफ्लेशन वही मुद्रास्फीति महंगाई एवं मंदी है अब रिसेशन की एक साथ उपस्थिति को गतिहीन स्फीति यानी स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग के द्वारा संभव है? तो इसको कहेंगे हम लोग गुणात्मक साख नियंत्रण यानी क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। अब स्फीति के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तुओं एवं सेवाओं के समान कीमत स्तर में सतत गिरावट आती है। इसके कारण तो अस्फीति यानी डिफ्लेशन यानी मंदी कहेंगे, सिंपल याद कीजिए ना। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इस लक्ष्य के तहत ही 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित किया गया, जिसमें ±2% अर्थात अधिकतम 6% और मिनिमम 2% का उतार चढ़ाव हो सकता है। अस्थायी मुद्रास्फीति यानी कोर इन्फ्लेशन की गणना में शामिल नहीं किया जाता। किसको? तो खाद्य पदार्थ और ईंधन घटकों को। मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? तो प्रत्येक 2 माह के उपरांत। नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्रवाई यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन साधन है मौद्रिक नीति का। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो यह आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। रेपो रेट यानी रेपो दर का नियमन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? उसको कहेंगे नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR। जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? मतलब वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा की कमी हो जाएगी। हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। किसने? तो मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था और यह शब्द मोनिटाइजेशन के समय में खूब आया था। आगे बढ़ते हैं। राज्य भविष्य निधि यानी स्टेट प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत सरकार जो प्राप्त मुद्रा किस कोष में जमा करती है? उसको कहेंगे सार्वजनिक लेखा निधि में जमा करती है। भारत में मुद्रास्फीति मापने की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI। यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इनकी कीमतों में गिरावट आती है। इसे ही क्या कहेंगे? इसे ही मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन कहते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसानों एवं ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे आधार दर यानी बेस रेट कहते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों के कीमतों के आधार पर। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी CPI है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा। की समिति की अनुशंसा पर थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 11-12 कर दिया गया था। सौमित्र चौधरी समिति वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अभिजीत सेन को। विदेशी वाणिज्य उधारी यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ECB को कौन विनियमित करता है? तो इसको विनियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम क्या होता है? तो रिजर्व बैंक के द्वारा अगर बैंक दर कम करेंगे तो बाजार में तरलता बढ़ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार दर यानी बेस रेट आधारित ऋण प्रणाली को समाप्त कर वर्ष 2016 में सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण दर यानी MCLR को लागू किया था। कब? तो 2016 की बात है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों यानी कमर्शियल बैंक्स की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? उसको कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR कहा जाता है। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट।
इस पर क्या है कि जिस दर पर बैंक किसको तो उल्टे किसको तो रिजर्व बैंक को उधार देते हैं तो वह रिवर्स रेपो रेट है, और जिस पर रिजर्व बैंक को तो वह है रेपो रेट। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वित्तीय क्षेत्र सुधार पर नरसिम्हन समिति ने क्या सुझाव दिया था, सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR तथा नगद आरक्षी अनुपात CRR कम करने का, कौन तो नरसिम्हन समिति। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ेगा, पैसा अधिक बैंक को रिजर्व रखना पड़ेगा यानी मौद्रिक तरलता में कमी आएगी। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य RBI के प्रतिनिधि होते हैं तथा अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वेयर इन जिसके ब्याज की दर परिवर्तनशील यानी वेरिएबल होती है उन्हें क्या कहते हैं, फ्लोटिंग दर ऋण। मुद्रास्फीति एवं महासंकुचन के प्रभाव मतलब कि इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई और महासंकुचन यानी मंदी, याद कीजिए सिंपल। इसका प्रभाव देखिए, अगर मुद्रास्फीति है तो उत्पादक को लाभ होगा और इसमें हानि, यहाँ देखिए उपभोक्ता को हानि होगी, ऋणी को लाभ होगा, ऋणदाता को हानि होगी और निर्यात में कमी आएगी, निर्यात में कमी, आयात में वृद्धि मुद्रास्फीति पर, सार्वजनिक व्यय में कमी होगा, सार्वजनिक बचत में कमी है और महंगाई है तो महंगाई है यानी मुद्रास्फीति है तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाएगी। स्थिर आय समूह को हानि हो जाएगा क्योंकि उसका तो खर्चा बढ़ गया। परिवर्तनशील आय समूह को लाभ होगा, व्यापारी वर्ग लाभ में है, पेंशन भोगी इनको तो जितना पेंशन पहले मिलता था आज भी उतना ही मिलता है, अतः महंगाई बढ़ गया तो इनको घाटा हो जाएगा। ये सब यहाँ अपोजिट स्थिति में हो जाएगा मुद्रा संकुचन में, सिंपल से याद कर लीजिए। CRR और SLR को सम्मिलित रूप से आरक्षण अनुपात यानी रिजर्व रेशियो अथवा RBI का नीतिगत अनुपात कहा जाता है। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे तो भारतीय वित्तीय बाजार से शुरू करेंगे। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।